नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 20 मार्च 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो की शुरुआत इस सवाल से करते हैं। देखिए, ये सवाल है कि APAAR ID, या इसको अपार ID भी कह दिया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसी के तहत में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको आज डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। इस प्रकार के वन लाइनर MCQ भी आपको मिल जाता है न्यूज़पेपर डिस्कशन के PDF में। और आज बहुत सारे न्यूज़ हैं, इसलिए कृपया करके वीडियो का अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा खासा लंबा होने वाला है। क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे आज हम लोग, तो हम लोग आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी और भाषा के विवाद को भी समझेंगे। APAAR ID क्या है ये, और इसको लेकर पेरेंट्स जो हैं, बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो क्यों चिंता जाहिर कर रहे हैं, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। सुनीता विलियम्स जो पृथ्वी पर वापस आई हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके साथ में भारत के स्वास्थ्य ढांचा पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, डिटेल में उसको भी देखेंगे। जितना कंटेंट मैं आपको देता हूं वीडियो के माध्यम से, हर टॉपिक के नीचे ये भी लिखा रहता है कि इस टॉपिक से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और निबंध में क्या पूछा जा सकता है। BPSC के रिगार्डिंग तो उतना आपको कहीं पर भी नहीं मिलता है। डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन का जो MCQ होता है, इससे आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर को बोझिल मत बनाइएगा। लास्ट टाइम के लिए सब कुछ अगर स्टोर करके रखेंगे तो लास्ट टाइम में बोझिल हो जाता है। डे बाय डे आपको MCQ मिलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर आप उसको डे बाय डे तैयार करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा हल्का रहेगा, या वीकली भी आप बैठ करके तैयार कर सकते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि डेली वीडियो देखिए, और जब आपको PDF मिलता है तो उस PDF से MCQ लगा लीजिए, आपका करंट पूरा तैयार हो जाएगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मंथली मैगजीन जो अपना आता है पीपल, उसमें भी मैं ये MCQ डाल दिया करूँगा। देखिए, आज का पहला न्यूज़, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और है। 24 मार्च से मंडे से 71 BPSC को लेकर आंसर राइटिंग का बेसिक से शुरू होगा, जिसमें GS1 GS2 के एक एक टॉपिक का हम लोग उत्तर लेखन करेंगे। तो उसमें अगर जुड़ना हो तो आप ज़रूर ही बताइएगा, अच्छा रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं डेली आंसर राइटिंग तो सबसे शानदार रहेगा वो। देखिए, सबसे पहला न्यूज़ क्या है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी हेडिंग बनाया है कि सुनीता विलियम्स जी कल वापस आई हैं पृथ्वी पर। ये भारतीय मूल की हैं, भारत की सिटीजन नहीं है। तो ठीक है, इसको भी देखेंगे। गुजरात से बिलोंग करती हैं ये। देखिए क्या है कि अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी, नासा का अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोरे, ये इनका नाम है, 9 महीने के बाद पृथ्वी पर वापस आए हैं। दरअसल में ये मिशन से जब गए थे पृथ्वी से तो वहाँ पर फंस गए। जो इनको वापस लाने के लिए यान था उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण से वापस नहीं आ पाए थे। तो फिर SpaceX का ड्रैगन कैप्सूल होता है, ये ड्रैगन कैप्सूल का मतलब एक ऐसा बक्से जैसा होता है जिससे बैठ कर के वापस आ सकते हैं। उस कैप्सूल के जरिए इनको पृथ्वी पर वापस लाया गया है और कल ये पहुंचे हैं सुबह में। मिशन की अवधि और चुनौती क्या है, उससे पहले देखिए उनकी वापसी मंगलवार को फ्लोरिडा के तट पर टालहासी के पास में हुआ है, जहां SpaceX रिकवरी जहाज मैगन ने उन्हें उतारा है। ये सारे PT के फैक्ट हैं। ये जगह का नाम पूछ सकता है, SpaceX का रिकवरी जहाज का नाम पूछ सकता है। ये सारे आपके PT में वन लाइनर फैक्ट से पूछ सकता है, या स्टेटमेंट बनाकर भी पूछा जा सकता है। मिशन की अवधि और चुनौतियाँ क्या क्या है, तो यह मिशन 9 महीने से अधिक समय तक चला है, जो जटिल परीक्षण उड़ान टेस्ट फ्लाइट के साथ शुरू हुआ था और ये यात्री ISS में फंस गए थे। उसके बाद इनको लाने के लिए मिशन शुरू किया गया। जून में गए थे ये और मार्च में वापस लौटे हैं। लगभग में 9 महीने रहे हैं। क्या इन्होंने 9 महीने रहकर कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाया? नहीं, इससे भी ज़्यादा दिनों तक कुछ अंतरिक्ष यात्री स्पेस में रहे हैं। ये फंस गए थे वहाँ पर, नहीं तो ये बहुत पहले ही वापस आ जाते। सुनीता विलियम्स और बिचमोरे का अनुभव क्या है, दोनों ने अंतरिक्ष में 279 दिन बिताए, जो सामान्य से अधिक लंबा है। उन्होंने इस दौरान कितने चक्कर लगाए, कितना मिलियन किलोमीटर की यात्रा की, क्या ये भी याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं, ये सब चीज़ें याद नहीं करनी है। ये नहीं पूछा जाता है कभी भी एग्जामिनेशन में। वापसी के बाद दोनों को तुरंत डॉक्टर जांच के लिए ले जाया गया। दरअसल में होता क्या है ना, कि आप जब जीरो ग्रेविटी में रहते हैं तो आपका शरीर उस इन्वायरमेंट को एडॉप्ट कर लेता है। आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि बेबी फूट क्या बोलते हैं, बेबी फूट बढ़ गया है सुनीता विलियम्स में, यानी कि अब उनका पैर जो है वो बच्चों जैसा हो गया है। वो फिर से उनको चलना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आप अपने पैरों को उपयोग नहीं करेंगे तो पैर के जो चलने की क्षमता है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। तो अब वो फिर से चलने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बेसिक से चीज़ों को पृथ्वी पर फिर से एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। 9 महीने तक किसी अलग एनवायरनमेंट में, जहाँ पर जीरो ग्रेविटी होता है, जहाँ पर चलना नहीं पड़ता है, जहाँ पर आप तैरते हैं,
जिस प्रकार से आप जल में तैरते हैं उसी प्रकार से वहाँ पर जीरो ग्रेविटी में आप तैर रहे होते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने 9 महीने का जीवन व्यतीत किया है। जो उन्होंने बताया कि पेंसिल का ऐसे नोक बनाना भी उनके लिए क्या था, एक वर्कआउट था कि कुछ तो करें। 9 महीने तक आप छोटे से बक्से में बंद, आप इमेजिन कीजिए, तो बड़ा ही कठिन सा अनुभव रहा है। हालांकि वो पृथ्वी पर वापस आ गए हैं। इस टॉपिक से हम एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा हम लोगों से, तो इस टॉपिक से इनका नाम पूछ सकता है, प्रीलिम में पूछ सकता है कि नाम क्या है, कितने दिनों तक रहे हैं, किस यान से वापस आए, किस जगह पर वापस आए हैं, ये सब थोड़ा बहुत फैक्ट पूछ सकता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे डिटेल में यूपीएससी पीसीएस मेंस के अकॉर्डिंग, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी या मिशन अंतरिक्ष अनुसंधान और स्पेस एक्स नासा के सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि किस प्रकार से जब नासा जो है वो अपने स्पेस यात्रियों को लाने में विफल रहा तो स्पेस एक्स ने मदद किया। इसीलिए ज़रूरी होता है कि आपके देश में कुछ अच्छे स्पेस के क्या हो, तो कंपनियां हो, स्टार्टअप हो, जिनके पास इस तरह का अनुभव हो कि अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है तो ये आपकी मदद कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आईएसएस में कई दिनों का योगदान होता है, जो कई देशों का योगदान होता है, जो वैश्विक सहयोग को दर्शाता है। भारतीय संदर्भ, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं, भारत के लिए गर्व का विषय है। ठीक है, अच्छी बात है। कल्पना चावला जो थी वो वापस नहीं आ पाई थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। सुनीता विलियम्स हैं, इससे पहले भी स्पेस में रही हैं कई दिनों तक और अभी भी वर्तमान में 9 महीने रहकर आई हैं। भारतीय मूल से बिलोंग करती हैं और ठीक है, गर्व की बात है, लेकिन वो भारतीय नागरिकता नहीं है उनके पास में। अभी हम स्पेस में अपने बदौलत नहीं गए हैं, जाने वाले हैं गगनयान मिशन के दौरान। देखिए अगला क्या है, इज़ द APARID फॉर स्टूडेंट मैंडेटरी। इसको लेकर भारी विवाद हो रहा है। द हिंदू में आज आया है। क्या है ये अपार आईडी भी कह दिया जाता है, वैसे APAAR भी कहा जाता है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। किसमें? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया। क्या है ये, इसका फुल फॉर्म क्या है और किस प्रकार से ये बच्चों के लिए अनिवार्य बनाया जा सकता है, क्या इसको लेकर चुनौतियां हैं? डेटा की प्राइवेसी को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न है माँ बाप का और आजकल के सभ्य समाज का। APARID का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी कि जब से आप पढ़ना शुरू करेंगे तब से लेकर के जब तक आपका पढ़ाई खत्म होगा तब तक के लिए ये आईडी आपके साथ में रहेगा। इसी को क्या कहा जाता है? APARID कहा जाता है। इसको कब शुरू किया गया? तो यह एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 2020 के तहत शुरू की गई पहल है, जो स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों को एक यूनिक आईडी प्रदान करता है। और इसको यूनिक आईडी को आधार से जोड़ देंगे। और आधार किससे जुड़ा होता है? डिजिटल लॉकर से जुड़ा होता है। डिजिटल लॉकर आपने ऐप उपयोग किया है, आप करिएगा, मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं डिजी लॉकर। इतने सारे ऐप रखते, स्नैपचैट रखते हो, ये भी रख लो, बहुत ही शानदार चीज़ है। इसमें आपका अगर आपका आधार से जुड़ा हुआ पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, आपके स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपके कॉलेज का मार्कशीट हो सकता है, अगर कॉलेज आपका अपडेटेड होगा तो वो इस पर अपलोड होता है। और मार्कशीट के अलावा जो आपको डिग्री मिलता है वो भी अपलोड होता है। 10th-12th के मार्कशीट और डिग्री भी डिजी लॉकर पर मिल जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस को भी आप इस पर रख सकते हो और उसको दिखा सकते हो, प्रमाणिक होता है, गवर्नमेंट आपका वेरीफाइड होता है। तो डिजी लॉकर से भी इसको जोड़ दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है आपसे पूछा जाएगा। APARID क्या है? मान लीजिए मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इसका उद्देश्य क्या है और ये किस प्रकार से डिजिटल इंडिया का जो मिशन है उसको क्या कर रहा है, तो मजबूत बना रहा है। ये सवाल पूछ सकता है। मैंने किसको कहाँ से जोड़ा? इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में APARID को मैंने डिजिटल इंडिया से जोड़ा है। छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड जैसे मार्कशीट, प्रमाण पत्र को एक जगह पर संग्रहित करना, विभिन्न संस्थानों में स्थानांतरण को आसान बनाना। जैसे मान लीजिए आप अभी पढ़ रहे हैं मध्य विद्यालय फलाना जगह पर, आपको जाना है मध्य विद्यालय दूसरी जगह पर। हम लोग जाते थे ना तो TC लेकर जाना पड़ता था मास्टर साहब से, TC देने में बड़ा झंझट करते थे, है ना। अब क्या होगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं करना है, आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं। वो आपका APARID लेंगे, उस पर आपका कैसा बिहेवियर रहा है, कैसा आपका पहले परफॉर्मेंस रहा है, हर चीज़ उस पर दिख जाता है। यानी कि बच्चों को डॉक्यूमेंट्स को संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्या है इसके लाभ? छात्रों के लिए अस्थायी रिकॉर्ड बनाता है जिससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां, स्किल्स और नौकरी संबंधित जानकारी शामिल होती है। विभिन्न राज्यों स्कूलों में पढ़ाई के दौरान डेटा ट्रांसफर को आसान बनाता है। यह यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस UDISC प्लस डेटाबेस से जुड़ा होता है जिससे स्कूलों और छात्रों का डेटा होता है।
यानी कि आपने कितने मार्क्स लिए, कितना आपके पास में स्किल है, कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, कौन कौन सी चीज़ आपने खराब किए हैं, सबका रिकॉर्ड होता है इससे। जिससे क्या होगा कि बच्चों का परफॉर्मेंस ट्रैक करना बहुत ही आसान होगा। एक स्कूल से दूसरे स्कूल पर जाने पर या शहर बदलने पर इस तरह की चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। अनिवार्य क्यों नहीं बनाया गया है? APARID को अनिवार्य नहीं बनाया गया। आधिकारिक दस्तावेज CBSE और FAQ के अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि इसे अनिवार्य करना चाहिए या नहीं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत बच्चों की डेटा निगरानी और ट्रैकिंग को लेकर माता पिता की चिंता बनी हुई है कि बच्चों का डेटा जो है इसका दुरुपयोग तो नहीं हो सकता है, या इसके कारण कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे अच्छे रिकॉर्ड वाले जो बच्चे होते हैं उन्हीं को केवल एडमिशन दिया जाए, जो बच्चे अच्छे रिकॉर्ड वाले नहीं होंगे फिर उनका क्या होगा। APARID लागू करने की प्रक्रिया क्या है? स्कूलों को शिक्षा मंत्रालय और CBSE द्वारा APARID के लिए रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया गया है। कई राज्यों ने इसे लागू करने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। माता पिता को यह विकल्प दिया गया है कि अपने बच्चों के लिए आप APARID बनवाना चाहते हैं या नहीं, यानी कि मैंडेटरी है या फिर ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। आपके पास में ये सुविधा है कि आप जुड़ना चाहते हैं या नहीं जुड़ना चाहते हैं। मेरे हिसाब से सही ही होगा जुड़ना, क्योंकि कई बार बच्चों को इधर से उधर ले जाना होता है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। और एक जगह सारा डॉक्यूमेंट रहेगा तो क्या पता कल को इसको मैंडेटरी बना दे, क्या पता कल को BPSC का फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ भी ना देना पड़े। आज से 20 साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तभी तो ये बच्चे BPSC का फॉर्म भरेंगे, है ना। तो आप डायरेक्ट APARID डालो और सारा आपका रिकॉर्ड चला जाए आपके पास। डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता क्या है? डेटा सुरक्षा को लेकर अस्पष्टता कमी है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने जानकारी दी है कि APAR बच्चों की डेटा की सुरक्षा खतरे में डाल सकता है। ये रेफरेंस पॉइंट हो गया आपके लिए, इसका आप उपयोग करेंगे अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो। IFF के अनुसार बच्चों का डेटा तीसरे पक्ष को बेचा जा सकता है, जिससे उसकी गोपनीयता भंग हो सकती है। लेकिन ये IFF महोदय ने ये नहीं बोला कि ये डेटा तो सारा CBSE और शिक्षा मंत्रालय के पास में रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्या मंत्रालय भी डेटा को बेच सकता है क्या? देखते हैं क्या होता है। APAR ढांचा साइबर सुरक्षा के लिए तैयार नहीं है, बच्चों के डेटा का दुरुपयोग हो सकता है, ऐसी चिंता भी जताई जा रही है। और बच्चों के डेटा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। माता पिता स्कूलों की भूमिका। माता पिता को अपने बच्चों के लिए APARID बनवाने के लिए सहमति फॉर्म भरना होता है। स्कूलों को बच्चों की जन्म तिथि अन्य जानकारी सत्यापित करनी होती है और बनवाने से इनकार भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने एक टेम्पलेट प्रदान किया है, जिसके माध्यम से माता पिता क्या कर सकते हैं, तो ऑप्ट आउट करने के लिए कह सकते हैं कि हमें इसमें शामिल नहीं होना है। दबाव क्या है? स्कूल और राज्य सरकारों पर APARID को बड़े पैमाने पर लागू करने का दबाव बना रही है भारत सरकार कि आप इसको लागू कीजिए। हालांकि ये क्या है, तो ऑप्शनल है। यूनियन सरकार ने 30 बार से अधिक समय तक APARID के लिए डेटा एकत्र करने के सीमा को बदला है और बार बार इनडायरेक्टली रूप से इसको क्या बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, लोगों के लिए मैंडेटरी कर रहे हैं। जब लोग नहीं जुड़ना चाहते, 30 बार भारत सरकार ने ये बोला है कि आप जुड़िए इससे, जुड़िए इससे। तो ये क्या हो गया एक तरीके से कि मैंडेटरी नहीं होते हुए भी सरकार क्या कर रही है, तो कोशिश कर रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें। डिजिटल एक्टिविस्ट ने APARID को बच्चों की डेटा की गोपनीयता के लिए खतरा माना है। उनका कहना कि यह प्रक्रिया असंवैधानिक हो सकती है क्योंकि बच्चों का डेटा बिना स्पष्ट कानूनी ढांचे के एकत्र किया जा रहा है। 2023 का जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है उसके तहत में जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनका डेटा संग्रह के लिए उनके माँ बाप की भी अनिवार्यता आवश्यक होती है। उनका भाई राय लेना बहुत ही अनिवार्य होता है, आप उनके बिना नहीं कर सकते। और बच्चों के डेटा को 2023 के प्रोटेक्शन जो एक्ट है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत में अधिक सेंसिटिव माना गया है। डेटा डिलीट करने का भी अधिकार अब प्रदान किया जा रहा है। आपके लिए ये रेलेवेंट तरीका था, ये रेलेवेंट हिस्सा था। अगला समझेंगे आज हम लोग किस चीज़ को। इस पर मैंने एक सवाल भी दिया था, यूट्यूब पर भी पोस्ट किया था, इंस्टा पर भी मैंने पोस्ट कर ही दिया था, देखा होगा आपने। 3 भाषा नीति विवाद तमिलनाडु बनाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आप अगर मुझसे एक शब्द में पूछें कि 3 भाषा विवाद क्या है, तो मैं आपको बोलूँगा ये ज़बरदस्ती है। 3 भाषा में कहीं पर भी हिंदी शामिल ही नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे आप। उसमें लिखा हुआ है कि 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। तो भारतीय मूल की कौन कौन सी भाषा है भाई? हिंदी है, उर्दू है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, कन्नड़, असमिया, मैथिली, भोजपुरी सब है। भोजपुरी भाषा में शामिल नहीं है। भोजपुरी को अभी तक नहीं मिला है भाषा का दर्जा, मिलना चाहिए। तो ये भारतीय भाषा, भारतीय मूल की भाषाएं हो गई। इंग्लिश क्या हो गया? इंग्लिश को हम बाहर मूल की मानते हैं। तो एक इंग्लिश हो गया और 2 कोई भी आप भारतीय मूल की भाषा को आप एडॉप्ट कर सकते हैं।
तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जीवित ही हैं दो चीज़ों पर। एक है उत्तर भारत के लोग आर्य हैं और हम अनार्य हैं, इस आधार पर पॉलिटिक्स होता है। दूसरा पॉलिटिक्स होता है आपके भाषा का आधार पर। इस एक्ट में एनईपी 2020 में हिंदी थोपने का कहीं पर जिक्र तक नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, चर्चा तक नहीं है। फिर विवाद क्यों हो रहा है? तो बस हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो बस हो रहा है। इसका क्या जवाब दूं मैं आपको? देखिए क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें भी हैं जो आपको समझना चाहिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के विरोध के कारण पीएम श्री योजना में शामिल होने से इनकार करने पर तमिलनाडु से समग्र शिक्षा निधि में 2152 करोड़ रुपये रोक दिए। पीएम श्री नीति में तमिलनाडु राज्य शामिल नहीं हुआ, उसने इसका विरोध किया तो भारत सरकार ने 2100 करोड़ रुपये रोक दिए। यद्यपि राज्य पीएम श्री योजना भाग लेने के लिए इच्छुक है, लेकिन वह एनईपी के त्रिभाषा फॉर्मूले को अस्वीकार करता है और अपनी दीर्घकालिक दो भाषा नीति को प्राथमिकता देता है। यानी कि विरोध हिंदी से नहीं है, हिंदी का तो जिक्र तक नहीं है इस एक्ट में, चर्चा भी नहीं है गुरु। सही बात है ये। फिर विरोध किस चीज़ से है? तो विरोध है बस भाषा को लेकर, आज का नहीं है। अगर आप भारतीय स्वतंत्रता के बाद का इतिहास पढ़ेंगे तो भाषा को लेकर तमिलनाडु में बहुत बड़े स्तर पर नॉन हिंदी बेल्ट जो हैं, दक्षिण भारत के द्रविडियन बेल्ट जो हैं, उससे बहुत ही बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शन में कई सारे लोगों ने जान तक दी है। इस स्तर का प्रदर्शन हुआ है तमिलनाडु जैसे राज्यों में। समझते हैं कि विवाद क्या है, कुछ तो मुद्दा होगा ना, कुछ तो होगा। देखते हैं कुछ क्या है। केंद्र संवैधानिक संरेखन का हवाला देते हुए अनुपालन पर जोर दे रहा है, लेकिन तमिलनाडु सरकार इसे ब्लैकमेल कहकर ऐसे आदेशों को संवैधानिक आधार पर सवाल उठाकर झुकने से इनकार कर रही है। एनईपी 2020 में तीन भाषा फॉर्मूला आखिरकार है क्या? मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैंने सवाल ये पूछा था, ध्यान से सुनिएगा। मैंने पूछा था कि एनईपी 2020 में त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है, इसके कारण क्या विवाद उत्पन्न हो रहे हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है। ये किस टॉपिक से सवाल है? तो यह है केंद्र राज्य संबंध से सवाल पूछा जा सकता है। केंद्र राज्य संबंध से लगभग बीपीएससी में हर दूसरे साल में एक सवाल पूछा गया है। संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, ये सब एक ही जैसे टॉपिक हैं, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंसेज होता है। तो ये उसी से जोड़कर मैंने पूछा था। कल जैसे मैंने सवाल पूछा जीएसटी से रिलेट करके पूछा। अब मैं आपको बार बार एक ही चीज़ तो नहीं पूछूंगा ना कि भाई केंद्र राज्य का विवाद क्या है, समस्या समाधान को बताइए। मैं आपसे पूछूंगा जीएसटी कारण विवाद क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कारण विवाद क्या है। जो लोग आंसर राइटिंग में जुड़े उनको पता होगा। मॉडल आंसर भी कल दिया था मैंने एक का, और एक जीएसटी वाले का आज ही दे दूंगा। बन गया है, उस पर वीडियो बनाना है मुझे, इसलिए नहीं दिया है मैंने आपको। एनईपी 2020 से तीन भाषा फॉर्मूला बरकरार रखा गया, जिसे मूल रूप से 1968 के एनईपी में पेश किया गया था। हालांकि पहले की नीति के विपरीत, जिसे पूरे भारत में हिंदी को अनिवार्य किया गया था, एनईपी 2020 राज्यों पर कोई विशिष्ट भाषा थोपे बिना अधिक लचीलापन प्रदान करती है। दरअसल में कस्तूरी रंगन आयोग कौन है? तो इसरो के पूर्व प्रमुख हैं। उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए समिति जब बनाई गई थी तो उन्हीं की अध्यक्षता में बनाई गई थी। उनको जब बोला गया, उन्होंने इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया तो उसमें हिंदी को अनिवार्य बनाया था उन्होंने। तमिलनाडु के विरोध के स्वरूप हिंदी का अनिवार्यता खत्म कर दिया गया था। भारत का भाषा का लचीलापन और विकल्प क्या है? नीति राज्यों, क्षेत्रों और विद्यार्थियों को तीन भाषाएं चुनने की अनुमति देती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तीन भाषा चुनने की अनुमति दी गई है तथा सुनिश्चित करती उनमें कम से कम दो भाषाएं भारत की मूल भाषाएं हों। आप तमिल के साथ साथ मलयालम ले लीजिए, बगल के केरल राज्य का है, क्या दिक्कत है भाई? थोड़ा बहुत तो सिमिलैरिटीज़ भी होता है, हालांकि अलग अलग हैं सारी भाषाएं, लेकिन कुछ तो सिमिलैरिटी होता है। द्विभाषी शिक्षा पर जोर, एनईपी 2020 द्विभाषी शिक्षण को बढ़ावा देती है। अंग्रेजी के साथ साथ घरेलू मातृभाषा में शिक्षा को भी प्रोत्साहित करती है। आपने सुना होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि छोटे बच्चों को सबसे पहला एजुकेशन उनकी मातृभाषा में देना चाहिए। वुड्स डिस्पैच आयोग, कुछ याद आया आपको? यह सब साफ है। डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। वाइसराय नहीं बोलेंगे उसको, वाइसराय 1858 एक्ट के बाद, उससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उस दौरान उसने वुड कमीशन को गठित किया, वुड डिस्पैच कहा जाता है आयोग। उसने एजुकेशन पॉलिसी को लेकर अपनी रिकमेंडेशन दिया था, जिसमें उसने कहा था कि छोटे बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, उससे बड़े बच्चों को मातृभाषा के साथ साथ इंग्लिश से पढ़ाना चाहिए, और जो बिल्कुल ही हायर एजुकेशन होता है उसमें इंग्लिश से पढ़ाना चाहिए। यानी कि बच्चों ने क्या किया? सबसे पहले मातृभाषा, जिसमें आप बहुत जल्दी सीखेंगे, उसके बाद मातृभाषा के साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने बोला था। देन उन्होंने क्या बोला कि इंग्लिश के साथ आप केवल आगे बढ़िए। इससे क्या होता है?
हायर एजुकेशन में क्या होता है ना, कई सारी चीज़ें आपको दुनिया भर के पृष्ठभूमि से पढ़नी पड़ती है, तो आप केवल उसी में अगर मातृभाषा में ही पढ़ेंगे तो आपके पास कंटेंट कम होगा। ठीक है, तो इसके कारण से उन्होंने दिया था। हमारे शिक्षा नीति में भी यही चीज़ रखा गया कि छोटे बच्चों को हम उनकी मातृभाषा में शिक्षा देंगे, क्योंकि वो जल्दी सीखते हैं चीज़ों को। संस्कृत की भूमिका नीति में त्रिभाषा ढांचे के अंतर्गत संस्कृत को वैकल्पिक भाषा के रूप में शामिल करने में विशेष जोर दिया गया है कि आप एक वैकल्पिक भाषा में, ठीक है, आप तमिल सीखिए, आप संस्कृत को भी सीखिए, बस विवाद यहीं पर फंसा हुआ है। वैकल्पिक है, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन जोर दिया गया कि आप संस्कृत को सीखिए। इसके साथ साथ और क्या हुआ है, तो भारत की सरकार ने क्या किया है कि नॉन हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति पर भी जोर दिया है कि हिंदी भाषा का शिक्षक नॉन हिंदी भाषी राज्यों में नियुक्त किए जाएं। तो बिहार के दरभंगा में भी फिर तमिल भाषा और मलयालम पढ़ाना चाहिए, मराठी पढ़ानी चाहिए, क्यों नहीं पढ़ाते हो आप, पढ़ानी चाहिए, है ना। तो ये भी तो बात सही है, तमिलनाडु की तमिल भाषा भी तो अपनी ही भाषा है। 1937 जस्टिस पार्टी ने राजा जी के नेतृत्व में वाली मद्रास सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाए जाने का प्रयास का विरोध किया था। 1937, ये कौन है राजा जी, तो ये हैं वो राजगोपालाचारी। विरोध प्रदर्शनकारियों में 2 कार्यकर्ताओं थालामुथु और नटराजन की मृत्यु हो गई, अंततः नीति को वापस ले लिया गया था। 1965 में हिंदी विरोधी आंदोलन, इस समय तो तमिलनाडु के डीएमके पार्टी ने ये तक अनाउंस कर दिया था कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो भारत से अलग हो जाएंगे, है ना। 1965 तमिलनाडु में हिंदी की एकमात्र अधिकारी भाषा बनाने के विरोध में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 70 लोगों की मौत हुई। कितने? 70, केवल भाषा के लिए। 1968 में अशांति पुनः उभरी जब संसद ने त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत हिंदी शिक्षण को अनिवार्य बना दिया। फिर से ये चीज़ उभर के सामने आ गया। दरअसल में हमारे संविधान के आर्टिकल 350 में है राजभाषा। हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राजभाषा में ये कहा गया है कि भारत की सरकार ये प्रयास करेगी कि हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी, स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में लिखा हुआ है। उसका भी विरोध करते हैं ये लोग। 1968 में CN अन्नादुराई के नेतृत्व वाली DMK सरकार ने त्रिभाषा फॉर्मूले को अस्वीकार करते हुए प्रस्ताव पारित किया, जिससे तमिलनाडु की तमिल और अंग्रेजी की 2 भाषा नीति को बल मिला। तब से उत्तरोत्तर सरकार ने इसी नीति में बदलाव का विरोध किया है। अन्नादुराई ने जो बनाया, अन्नादुराई का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े नेता रहे हैं, तमिल मूवमेंट के नेता रहे हैं कि भाई तमिल अस्मिता, तमिल भाषा, पता नहीं ऐसा भी क्या है। ठीक है, ये राजनीतिक चीज़ें ज़्यादा है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। अगर आप तमिलनाडु जाते हैं, आप हिंदी में बोलेंगे तो ऐसा नहीं कि लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। बेंगलोर में आजकल देखा गया, ये नया फैशन बन गया है, वो हिंदी का विरोध नहीं करते हैं। करते हैं किस चीज़ का? हिंदी थोपने का, कि हम हिंदी को खुद से बोलेंगे, सीखेंगे, पता भी होता, मैक्सिमम लोग समझ भी जाते हैं। वो इस चीज़ का विरोध करते हैं सरकार हम पे हिंदी नीतिगत रूप से, लीगल ढंग से थोपे ना, अनिवार्य न बनाए, हमारे लिए ऑप्शनल ही रहे, इसका विरोध करते हैं। हालिया विरोध और नीति समायोजन दौरान से तमिलनाडु सरकार करे प्रतिरोध के बाद कस्तूरी रंगन समिति द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति में से हिंदी का अनिवार्यता को हटा दिया गया। राज्य अपनी द्विभाषा प्रणाली को कायम रखे हुए तथा स्कूलों में हिंदी शुरू करने के लिए प्रयास का विरोध कर रहा है। हिंदी का कथित थोपन तमिलनाडु राजनीतिक दल और कार्यकर्ता त्रिभाषी नीति को हिंदी थोपने का एक गुप्त प्रयास मानते हैं। वो मानते हैं कि 3 भाषा फॉर्मूला के जरिए हिंदी हम पे इनडायरेक्टली थोपा जा रहा है। तो 3 कहाँ थोपा जा रहा है, जिक्र तक नहीं है हिंदी का। तो देखिए अगला क्या है, उनका तर्क है कि व्यवहारिक बाधाएं जैसे कि अतिरिक्त भाषा शिक्षकों के लिए संसाधनों की कमी है, स्वाभाविक रूप से हिंदी को डिफ़ॉल्ट तीसरी भाषा बना देगी। बाकी भाषा के शिक्षकों की कमी है, हिंदी भाषा के सबसे ज़्यादा शिक्षक मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा कंटेंट मौजूद है और आसानी से उपलब्ध है, तो हो सकता है कि बच्चे इसकी तरफ में ध्यान दें। केंद्र सरकार द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के उठाए गए कदम भी हैं, जैसे गैर हिंदी राज्यों में हमने क्या किया, हिंदी शिक्षक नियुक्ति की है, 50 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसको लेकर भी कई सारे जगहों पर क्या हुआ है, तो विवाद हुआ है। रचनात्मक वार्ता, व्यवहारिक समझौता आवश्यक है जिससे ये समाधान हो सके। इसका आपातकाल के दौरान शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था तथा इसके लिए सहकारी नीति निर्माण की आवश्यकता है। जब समवर्ती सूची में है तो राज्य और केंद्र दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। 1975 इमरजेंसी के दौरान उसको डाल दिया गया था समवर्ती सूची में। तमिलनाडु की द्विभाषा नीति नामांकन स्कूल छोड़ने के दर में अच्छे परिणाम सामने आए हैं। 3 भाषा नीति पर असहमति के कारण समग्र शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण वित्त पोषण में बाधा नहीं आनी चाहिए। तो ये मैंने आपको पूरा टॉपिक समझाया है। आज के बाद इसको लेकर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया था, इसीलिए मैंने इसको और डिटेल में समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या, JP नड्डा जी क्या हैं, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं देश के। हेल्थ एक्सपेंडिचर एट 1.84% ऑफ GDP
और इन्होंने बोला है कि हम मूव कर रहे हैं 2.5% तक इसको ले जाएं। 1.84% जीडीपी का हेल्थ एक्सपेंडिचर है अपना। कितना होना चाहिए भारत की आबादी के अनुसार? विकासशील देशों में मैं आपको समझाऊं, देखिए अगर आपने एनसीईआरटी का अध्ययन किया होगा तो आपको पता चलता है गरीबी दूर कैसे किया जाता है। गरीबी दूर कैसे किया जाता है, एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें आपको बहुत सारे अप्रोच दिखेंगे, केस स्टडी जैसे अप्रोच समझाए गरीबी दूर कैसे किया जाता है। पहला तरीका जो हमने सोचा था कि आज भी सुप्रीम कोर्ट का एक न्यूज़ है जो मैंने नहीं डाला है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है कि आपका पर कैपिटा इनकम जो है वो तो बहुत ज़्यादा है देश का, लेकिन बीपीएल और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये सुप्रीम कोर्ट का आज का ही बयान है, आप देखिएगा, द हिंदू मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको। यानी कि अपने देश में गरीबी विद्यमान है, अभी कैसे दूर किया जाता है? उसको दूर करने का सबसे आसान तरीका होता है, जिसमें से 2 तरीकों को भारत सरकार एक ही तरीकों को सही तरीके से कर रही है, बाकी दोनों की स्थिति सही नहीं है। वो होता है कि आप फूड प्रोवाइड करें लोगों को, और फूड प्रोवाइड करने के साथ अच्छा स्वास्थ्य दें और अच्छी शिक्षा दें। नर्क से नाम है, एक भूल गया मैं उनका नाम, उन्होंने एक कथन, मैंने गरीबी जब पढ़ा है इकोनॉमिक्स में तो उनका कथन है कि गरीबी क्या है, तो उन्होंने बोला कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। क्या बोला मैंने? कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। आपको लग रहा है कि क्या बोल रहा हूँ मैं? दरअसल में एक लाइन में उन्होंने पॉवर्टी साइकिल जो है इसको डिफाइन कर दिया है उन्होंने। कोई बच्चा अगर गरीब परिवार में बिलोंग करता है तो उसका स्वास्थ्य ढांचा क्या होगा, स्वास्थ्य की स्थिति क्या होगी, सही नहीं होगी। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं होने से क्या होगा, वो शरीर पर आधारित काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, जबकि उसको शरीर पर आधारित ही काम करना है, उससे उसका स्वास्थ्य और ख़राब होगा। उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी गरीबी के कारण। इससे क्या होगा, वो आगे बढ़ने का भी नहीं सोच सकता क्योंकि उसके पास में एजुकेशन नहीं है। तीसरा चीज़ क्या होता है, फूड, अच्छे फूड नहीं खाएगा, अच्छे खाना नहीं खाएगा, पोषक चीज़ें नहीं लेगा तो शरीर अच्छा नहीं होगा, फिर से उसको गरीबी के कुचक्र में फंसा करके रख देगा, स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य पर भी उसको खर्चा करना पड़ेगा। इसको कहा जाता है पॉवर्टी का साइकिल, यानी कि वो इसको तोड़ करके बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं पॉवर्टी साइकिल को, तो आपको 3 चीज़ों पर काम करना होता है। एनसीईआरटी में सारा दिया हुआ है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। एजुकेशन, हेल्थ और पोषण, ये 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर अगर आपने सही तरीके से काम कर लिया कोई भी देश, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पॉवर्टी का साइकिल तोड़ करके लोगों को निकाल सकते हैं। भारत सरकार क्या इस दिशा में काम करती है, बिहार सरकार करती है? बिल्कुल करती है। योजनागत स्तर पर तो दिखता है, इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर कुछ चीज़ों में खामियां दिखती हैं। जैसे हेल्थ को लेकर भारत सरकार ने फ्री में 5 लाख तक का इलाज किया है, आयुष्मान भारत जैसी शानदार योजनाएं हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सब लोग बड़े हॉस्पिटल तक ही जा सकें। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का बहुत ही बड़ा अभाव है भारत में। आज भी आपको गांव घर में अच्छे हेल्थ सेंटर सरकारी नहीं देखने को मिलेंगे, और हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दिल्ली में तो आपको मिल भी जाएंगे अच्छे सरकारी हॉस्पिटल, बाकी जगहों पर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। एम्स के बाहर चले जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि भारत में सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति क्या है। ठंड में, बरसात में लोग आपको सड़क पर भीगते हुए दिखेंगे, इलाज करवाने के 2-2 महीने तक पड़े रहते हैं। एजुकेशन की बात करें हम लोग, तो भारत में हायर एजुकेशन गवर्नमेंट बेस जो है, जैसे आईआईटी, एनआईटी या अच्छे सरकारी केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो तो सही है। प्राइमरी लेवल का सरकारी एजुकेशन जो है वो बिल्कुल ही बर्बाद है। राज्यवार अगर देखें तो उत्तर भारत की स्थिति तो बिल्कुल ही खराब है। तो ये 2 तो खराब है ही। पोषकता के मामले में अगर हम लोग देखेंगे तो भारत सरकार ने आंगनबाड़ी के द्वारा और मिड डे मील के द्वारा पोषकता को बढ़ाने की कोशिश की है, और लोगों को फ्री में अनाज देकर, दाल देकर और कोटा प्रणाली के द्वारा लोगों को पोषकता को वृद्धि करने की कोशिश की है, जो कि सही चल रहा है। यानी कि कोटा प्रणाली तो फिर भी सही चल रहा है, लोगों को अन्न मिल रहा है, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ की स्थिति अच्छी नहीं है। वो क्यों नहीं अच्छी है? 140 करोड़ लोग हैं देश में, 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से अगर पॉवर्टी लाइन की बात करें तो भारत का पॉवर्टी लाइन बहुत ही विस्तारित है। सरकारी आंकड़ा के अनुसार लगभग 23% आबादी गरीब है। 140 करोड़ का 23% निकालेंगे तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। लेकिन पॉवर्टी लाइन के ठीक ऊपर जो लोग हैं, मान लीजिए पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है 5,000 पर महीने का इनकम, मान लीजिए अगर इसका 5,500 है, क्या वो पॉवर्टी लाइन में नहीं आएगा? क्या वो गरीब नहीं है? आप मुझे बताइएगा।
तो बिहार की 60% आबादी जो है ये गरीबी में आती है, उनका इनकम 6,000 रुपये से कम है। ये इतना बड़ा आंकड़ा जब हमारे पास आएगा तो ये तो 2% से कम, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे का फोरन हो गया, है ना। तो इसी के कारण मैंने इतना सारा कहानी आपको बताया ताकि आपकी समझ डेवलप हो सके। अब जरा इसको पढ़ते हैं कि क्या क्या नड्डा साहब ने बोला है। स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि, भारत में स्वास्थ्य पर व्यय जीडीपी का 1.84% हो गया है। 13-14 में 1.15% था, यानी कि हमने ग्रोथ तो किया ही है व्यय करने में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्य जीडीपी का 2.5% की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 कितना परसेंट का लक्ष्य रखा गया है? पहला सवाल 2.5% का रखा गया है, आंसर हो गया। लक्ष्य चुनौतियां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2025 तक स्वास्थ्य पर व्यय को 2.5% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2025 चल रहा है। हम कितना पर आए हैं? 1.84% पर ही आए हैं मात्र। अभी तो बहुत दूर जाना है, अभी तो बहुत दूर जाना है गुरु। हालांकि आरएस में विपक्षी राज्यसभा में विपक्षी सांसद हरीश बरीन ने कहा कि यह लक्ष्य अभी भी दूर का सपना ही है। बिल्कुल है, बोलने की बात है क्या, बहुत दूर है। और एक चीज़ बोला था, भूल गए होंगे आप लोग, कि 2025 तक $5 ट्रिलियन की भारत की इकॉनमी हो जाएगी। हुआ? नहीं हुआ है। इकॉनमी $1 ट्रिलियन से ज़्यादा ज़रूरी है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषकता में सुधार हो जाए तो देश की गरीबी जो होती है दूर हो जाती है। आपको लग रहा होगा कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप पीटी नहीं पास कर पा रहे हैं, उनसे पूछिए जिनको 2 टाइम के भोजन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, वो होता है स्ट्रगल। ठीक है, तब आप इस टॉपिक को बिना पढ़े समझ जाएंगे। केंद्र और राज्य की भूमिका, स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है, पीटी का सवाल। लेकिन केंद्र सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार राज्य को उनके लक्ष्य पूरा करने में सहायता करती है। अब जरा आ जाइए पीटी फैक्ट पर। पीटी फैक्ट हो गया ये, राज्य 4 नए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। जम्मू, बेंगलुरु, डिब्रूगढ़, जबलपुर में। बेंगलुरु में निमांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, नस और मस्तिष्क जुड़ा हुआ भारत का सबसे बड़ा ये शानदार सा हॉस्पिटल है, कॉलेज भी है। दूसरा परिसर स्थापित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अभी निमांस का एक ही परिसर है, जैसे एम्स के कई सारे एम्स खुले हैं, लेकिन अब निमांस का जो है इसका भी सेकेंड कैंपस खोलने पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार एम्स जैसे संस्थानों में स्टाफ को, फैकल्टी की रिक्तियों को तेजी से भरने की कोशिश कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत वर्तमान में 15,000 आयुष्मान केंद्र कार्यरत हैं। अगले 2 वर्षों में 25,000 केंद्र स्थापित हो जाएंगे, ऐसा भारत की सरकार ने कहा है। आशा कार्यकर्ताओं की मांग, सीपीआईएम के शिवदासन के केरल में आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग की है। देखिए क्या है, तो केरल में आशा कार्यकर्ताओं को बहुत ही लंबे समय से क्या चल रहा है, तो धरना प्रदर्शन चल रहा है कि हमारे वित्त के जो फाइनेंस की चीज़ें हैं वो बढ़ाए जाएँ, पैसे बढ़ाए जाएँ। आशा कार्यकर्ताओं का योगदान, जेपी नड्डा जी ने बोला था कुछ दिन पहले ही सदन में, जब मैंने आपको आशा पढ़ाया था कि हम आशा वर्कर्स का पेमेंट बढ़ाने जा रहे हैं। मिशन स्टीयरिंग ग्रुप के तहत आशा कार्यकर्ताओं के काम को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यह कार्य प्रभावी रूप से आगे बढ़े। अब जरा आगे आते हैं, देखते हैं क्या क्या चाहिए। निबंध में क्या पूछ सकता है? स्वास्थ्य सेवा में सुधार, केंद्र राज्य सहयोग जैसे विषय निबंध लेखन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, केंद्र राज्य सहयोग, लिखिए जरा इस पर निबंध। पूछ सकता है क्या? नहीं पता मुझे। मैंने 1-2 वीडियोस देखे, मैं आपको सचेत करना चाहूँगा। हालांकि हो सकता है आपको लगे कि मैं किस लिए बोल रहा हूँ। कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए हैं निबंध के संभावित विषय, ऐसी चीज़ें कृपया ना करें। निबंध लेखन सीखिए, टॉपिक को तैयार कीजिए। टेक्निकल टॉपिक तैयार कर लिया, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ टॉपिक तैयार कर लिया, सोशल इशूज़ को तैयार कर लिया, विदेश नीति को तैयार कर लिया, इतिहास को तैयार कर लिया, 2-4 दर्शन आधारित निबंध शानदार तरीके से लिख के रख लिए। टॉपिक गेस पर कभी मत जाइएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं भी कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करता हूँ इसी कारण से, क्योंकि वो गलत होता है। टॉपिक गेस कोई भी एग्ज़ाम का नहीं किया जा सकता है, GS2 और निबंध का तो बिल्कुल नहीं। GS1 के मैंने आपको टॉपिक दिए भी हैं, वहाँ से पूछे भी जाते हैं। उसमें भी मैंने बताया था कि संभावनाएं होती हैं। UPSC PSCS मेंस मजाक नहीं है। उसमें अगर कोई टॉपिक गेस करके निबंध का भी आपको दे रहा है तो सचेत हो जाइए। हाँ, उस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, अगर कोई दे रहा है तो ठीक है, लेकिन आने के चांसेस कितने हैं? कोई भी चांसेस नहीं होता है, तुक्का होता है। हो आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है, तो इससे बच के रहिएगा थोड़ा सा। भारत में स्वास्थ्य की चुनौतियां और समाधान क्या है? स्वास्थ्य पर कम व्यय है भारत में,
अभी वर्तमान में आपको दिखाया मैंने कितना कम व्यय किया जा रहा है। ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल भी नहीं है। शिशु मृत्यु दर का आप उदाहरण दे सकते हैं इसको समझाने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। आप भी जिस गाँव में रहते होंगे, जिस शहर को बिलोंग करते हो, वहाँ पता कीजिएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कहाँ। गैर संचारी रोग का बोझ बहुत ज़्यादा है भारत में, जैसे मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर का बोझ बहुत ही ज़्यादा है भारत में, और ये सारे 1991 के बाद बढ़े हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था मोटापा वाला टॉपिक में, याद कीजिए। प्रदूषण बहुत बड़ा चुनौती बन रहा है। WHO के अनुसार 7 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है हर साल भारत में। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, 7 मिलियन का। एक जगह मैंने देखा था 2.5 मिलियन, ये तो उससे भी ज़्यादा हो गया। कुपोषण की समस्या, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत बहुत नीचे है। कुपोषण की समस्या भी स्वास्थ्य समस्या में डायरेक्टली जुड़ा होता है। स्वास्थ्य संरचना कर्मचारियों की कमी है, भारत में डॉक्टर्स बहुत कम हैं, और अवसंरचना यानी कि अस्पताल ये सब भी बहुत कम मिलते हैं। पर बेड भी आबादी के अनुसार बेड जो है वो बहुत कम है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में असमानता है। दक्षिण भारत के अस्पताल में ज़्यादा अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती, उत्तर भारत में कम मिलता है। शहरी क्षेत्रों में सही मिल सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में और भी खराब स्थिति हो सकती है। संक्रामक बीमारियां भी, टीबी, मलेरिया, डेंगू, डायरिया जैसी बीमारियां भी बहुत बड़े स्तर पर ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके में फैलती है, जो स्वास्थ्य ढांचा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। साइबर सुरक्षा भी हुआ है, साइबर सुरक्षा भी एक चुनौती है। एम्स पर बहुत ही बड़ा साइबर हमला हुआ था, जिसमें बहुत बड़े स्तर पर पेशेंट के डेटा को चोरी किया गया था। जनसंख्या वृद्धि का दबाव बहुत ज़्यादा है। माना जा रहा है कि भारत की आबादी बहुत बड़ी हो गई है, 140 करोड़ कोई कम आबादी थोड़ी ना होती है। उसकी तुलना में हमारे पास क्या नहीं है, तो अवसंरचनाएं नहीं है। समाधान क्या हो सकता है, एक एक करके समाधान सोचिए। स्वास्थ्य बजट में वृद्धि करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2.5% करना पड़ेगा हमें। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना पड़ेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ अवसंरचना विकास पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। कुपोषण से निपटान किया जा रहा है मध्याह्न भोजन के जरिए और आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए, और किसके जरिए, तो फोर्टिफाइड राइस। आप भूल गए होंगे, मैं आपको शब्द दे रहा हूँ। फोर्टिफाइड अन्न का क्या कर रही है भारत सरकार, तो बंटवारा कर रही है। फोर्टिफाइड में क्या होता है, पोषक तत्वों को ऐड किया जाता है, उसमें विटामिन को ऐड कर देते हैं, मिनरल्स को ऐड कर देते हैं, उसके बाद आपके भोजन तक पहुंचता है वो चीज़ें। प्रदूषण नियंत्रण करके भी स्वास्थ्य को क्या कर सकते हैं हम लोग, कंट्रोल कर सकते हैं, बीमार लोगों की संख्या को कम कर सकते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर्स और जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है, कैसे, तो जीवन शैली में सुधार करके, खान पान की चीज़ों में सुधार करके किया जा सकता है। स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ाया जा सकता है बीमा के जरिए, जिससे अगर कोई बीमार भी पड़ता है तो उसको खर्चा कम करना पड़े, वो गरीब ना हो जाए बीमार होने के चक्कर में। ये सारा कुछ मैंने आपको समझाया है डिटेल में, इसीलिए समझाया है ताकि आपका कलम चले। अगर कलम नहीं चल रहा है तो यकीन मानिए आपका पढ़ना बेकार है, कोई मायने नहीं रखता है। आप साल से तैयारी कर रहे हो, 6 महीने से कर रहे हो या 2 साल से कर रहे हो, अल्टीमेट आपको मेंस ही ऑफिसर बनाता है। पीटी आपको केवल पास करना होता है, वो छंटनी की पहली प्रक्रिया है। पीटी इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, मेंस इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इतना डिटेल में इसी कारण से एकमात्र पढ़ाता हूं, और पीटी के लिए मैंने आपको एमसीक्यू भी दिए हैं। इसी एकमात्र कारण है, टफ लेवल का भी एमसीक्यू है, सब है, कि आप दोनों चीज़ों को कवर करें। बीपीएससी में पीटी मेंस की तैयारी थोड़ी सी अलग अलग हो गई एमसीक्यू के स्तर पर। स्वास्थ्य ढांचा की चुनौती और समाधान 2017 यूपीएससी मेंस में सवाल पूछा गया था, GS2 के पेपर में। आपसे भी पूछा जा सकता है या नहीं भी पूछा जाता है। मान लीजिए आप तैयारी ही कर रहे हैं, मैं आपसे बोलूं कि भाषा वाला विवाद क्या है, उसका समस्या समाधान लिखें, और अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब बनता है इस करंट अफेयर पढ़ने का या इस स्टैटिक टॉपिक को पढ़ने का। अल्टीमेट क्या है कि आपको उस टॉपिक पर लिखना आना चाहिए। ठीक है, कैसे इसकी शुरुआत करें, सबसे शुरुआत होता है बेसिक में देख कर लिखने से। आप देखिए जो मैंने आपको कंटेंट दिया है उसको लिखिए। दूसरा स्तर होता है सोच करके लिखें। सोच करके तब लिखेंगे जब चीज़ों को आप एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, अपने आप पहले पॉइंट्स नहीं आएंगे आपके दिमाग में। उससे भी बेसिक दिक्कत होता है कि इंट्रो कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखें। बस लिख दीजिए पहली बार, है ना। गलती तो होगा लेकिन लिखेंगे तो सही। और अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं आप सालों से, तो फिर तो इसका कोई मायने नहीं बनता है। मुझे आपके मुंह पर स्पष्ट बोलना चाहिए। अगर आप नॉर्मल आंसर भी नहीं लिख पाते हैं, दिक्कत आती है, आपका कलम नहीं चलता है, तो फिर इस तैयारी का
कोई मायने नहीं बनता है। यूपीएससी में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो साल साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आंसर राइटिंग उत्तर लेखन अभी भी नहीं हो पाता है उनसे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला हमेशा कि आंसर राइटिंग ग्रुप वगैरह से जुड़िए या अपना भी लिखिए, मत जुड़िए, आप खुद से लिखिए, लेकिन लिखिए डेली ज़रूर, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, जितना भी हो। ठीक है, 40 मिनट का लेक्चर हो गया, थोड़ा सा अंत में मैंने बोल भी दिया, समय आपका ज़ाया हो गया होगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।